गुड इवनिंग एवरीवन। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की इस सीरीज़ के अंदर आज 31 जुलाई है। आज हम 30 जुलाई के जो पीआईबी के आर्टिकल हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। और देखो पीडीएफ है, स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद में आपके कुछ सवाल थे, जैसे वीडियो क्वालिटी वाला। यार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप मत पूछो, क्योंकि आपके खुद की तरफ से है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अपने उसमें सेटिंग के अंदर जाके आप सही करो उसको। फिर उसके बाद में देखो, ये पीआईबी पूरा कवर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं वापस रिवीजन वाली चीज़ें होती हैं उनको मैं नहीं करवाता हूँ, तो उसके आपको वो हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों नहीं डाली है, ये सारी चीज़ें वो पीछे वाली हैं, तो उनको मैं कई बार रिवीजन मोड में होता हूँ तो इसलिए डाल देता हूँ। बाकी ज़रूरी नहीं है समझता मैं, इसलिए क्या है कि बहुत सारे आर्टिकल हो जाते हैं इस वजह से। फिर उसके बाद में देखो, आप एक पुराने स्टूडेंट हो तो आप एक पेज वाली कह रहे हो बातें। देखो पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ होगी या फिर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी आती हैं, तो उनके बारे में हमारा डिस्कशन करना थोड़ा सा लेंदी करना या फिर ज़रूरी हो जाता है। मैं हाईलाइट करके आपको छोड़ के अंदर बता देता हूँ, और ऊपर ऊपर से मैं डिस्कस करता ही हूँ। आपको पता है, ज़्यादा जल्दी की वही कोशिश नहीं करता और ज़्यादा धीरे भी नहीं चलते हैं। एक मीडियोकर अप्रोच लेके चलते हैं। वो टाइम वाला लिमिट है, वो मेरे पे छोड़ दो, आप उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है। और फिर उसके बाद में एक देखो रिवीजन नोट्स वाला है, तो 8 या 9 जुलाई का है, एक सेशन है। तो उसको आप जाके देखो, उसके अंदर लास्ट के अंदर आपको जो शॉर्ट नोट कैसे बनाए जाते हैं वो अच्छे से बता रखा है। और उस टाइम पे जैसे डायग्राम वगैरह वो चीज़ें नहीं बता पाया था, तो यदि वो भी आपको करना है तो खुद से जैसे आंसर राइटिंग वगैरह करते हो उस टाइम में आप देखते हो कि किस तरीके से शॉर्ट में आप कर सकते हो, तो वो चीज़ें कर लेना। और मैंने बता रखा है। ठीक है। चलो, आज देखो बहुत सारे आर्टिकल हैं प्री और मेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, और प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा। ठीक है। देखो जैसे मतलब, एक तो संरचनात्मक प्रतिस्पर्धा वाला सूचकांक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्यावरणीय मंजूरी वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। रेर आर, ये सारी चीज़ें हैं कुछ रिवीजन वाली हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े थोड़े काम के हैं। और दो तीन पॉइंट हैं यहाँ से लास्ट वालों में से निकल के आएंगे प्रीलिम्स के लिए, तो वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान ज़्यादा देना है, वो मैं बता दूंगा आपको। तो देखो, आज ये आर्टिकल है, ये एक रैंकिंग निकाली है, दो मतलब बाजार का डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है उसकी सूचकांक है ये। बाजार मार्केट डिस्टोर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसका नाम। पहली बात तो आपको इंडेक्स का नाम पता होना चाहिए। देखो भारत सरकार ने बताया, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट के अंदर डिस्टोर्शन है तो किस तरीके से हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड बैंक की या फिर आईएमएफ की ऐसी रिपोर्टें देखते हो, लेकिन ये छोटी छोटी रिपोर्टें हैं, ये सरकार यदि दे रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। देखो, इसकी रैंकिंग है 82 से 57। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्पिटेटिव फाउंडेशन है, इसकी रिपोर्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है। शायद आगे उसको कंपटीशन फाउंडेशन लिख दिया इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम, लेकिन आपको कॉम्पिटेटिव इंग्लिश वाले आप देख सकते हो, कॉम्पिटेटिव ही ध्यान रखना है। ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो 2010 से 2023 तक का डेटा है, वो इसके अंदर है। रिपोर्ट नहीं है लेकिन डेटा पुराना है। ठीक है, तो यहाँ तक इन्होंने लिया है, और उसके अंदर बताया है कि प्रतिस्पर्धात्मकता वगैरह है ना, ये इंडिया की बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। मतलब एक तो कॉम्पिटेटिवनेस आता है इसके अंदर। फिर उसके बाद में अधिकारों का संरक्षण वगैरह किया जा रहा है, मतलब भूमि अधिकार है या संपत्ति के अधिकार है, उनका संरक्षण है या नहीं है इंडिया के अंदर, उस आधार पर निकाली जाती है। और एक घरेलू प्रतिस्पर्धा हो गई, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, इन तीन चीजों के आधार पर ना ये रिपोर्ट निकाली जाती है। और इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, 82 से 57 रैंक आ गई है। और देखो इंडिया की कौन सी संस्था है, भारतीय विदेश व्यापार संस्था है, उसके अंदर एक आता है, देखो सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ है। ठीक है, वो आती है, ये है निवेश केंद्र, व्यापार और निवेश विधि केंद्र, सीटीआईएल है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फाउंडेशन है। ठीक है, इन वैसे तो इन दोनों के द्वारा मिलके बनाई गई है रिपोर्ट, लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। अब रीज़न क्या है कि मतलब इंडिया ने सराहनीय प्रयास किए हैं, तो कैसे किए हैं? एक तो जीएसटी के अंदर इंडिया ने अच्छा किया है। फिर आईबीसी है, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। एक बार तो डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया था, जिस टाइम पे हमारा वो फ्री वाला टाइम चल रहा था उस टाइम पे, तो वापस बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जीएसटी हो गया और आईबीसी हो गया, इनकी वजह से हमारी रैंकिंग है वो अच्छी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद में इसके प्रभाव वगैरह, सिफारिश वगैरह क्या दी गई है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये प्री के लिए था, मेंस के लिए नहीं है, इसलिए लास्ट वाली चीज़ें आप छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद में देखो, संसद के अंदर प्रश्न है, और इसमें क्या है कि संरक्षित क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरी किस तरीके से दी जाती है। मान लो आप एक बहुत बड़े बिल्डर हो और आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे टाइगर रिजर्व हो गया या फिर कोई कंजर्वेटिव रिजर्व टाइप में ऐसे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक रोड या पुल वगैरह इस तरीके से हाईवे वगैरह निकालना है वहाँ से। तो इससे पहले क्या है कि सरकार को आपको मंजूरी वगैरह, ये बहुत सारी जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस है वो क्या होती है, उसके बारे में इस आर्टिकल के अंदर बता रखा है कि पर्यावरणीय मंजूरियाँ, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यदि आप ऐसी जगह पे लगा रहे हो जो संवेदनशील है, जो वन्य जीवों के लिए
खतरनाक हो सकती है या फिर पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो इनके लिए ये पर्यावरणीय मंजूरी के लिए संरक्षित क्षेत्रों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लगाए जा सकते हैं, उनकी मंजूरी कैसे होगी, इसके बारे में स्पेशली कहाँ कहाँ का तो मतलब नहीं है। देखो इसके अंदर दो श्रेणियों के अंदर पहले तो मूल्यांकन किया जाता है। श्रेणी ए मतलब यदि तो जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे उसकी जो केंद्रीय स्तर पे उनकी जो परियोजना को रेटिफाई करना या फिर उनको मंजूरी वगैरह देना, वो काम इसका होगा। श्रेणी ए के अंदर वो केंद्र सरकार का होगा। फिर और उसके अंदर समिति कौन सी होती है? विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति होती है, ये होती है केंद्र सरकार की। फिर सेकंड है राज्य स्तर पे क्या होती है? श्रेणी बी मतलब जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे उन चीज़ों पे, तो मतलब पर्यावरण पे या फिर वन्य जीवों पे, तो वो क्या है, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति है जो स्टेट वाली होती है, वो श्रेणी बी वाला ये देखते हैं। तो ये मंजूरी वाली जो पहले पहले के विशेषज्ञ समितियां वगैरह होती हैं, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर दोहरी मंजूरी की प्रक्रिया होती है, जैसे कि एक तो पर्यावरणीय मंजूरी होती है और एक होती है वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब एक तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गया और एक वाइल्ड लाइफ के लिए क्लियरेंस हो गया। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है तो वो क्या है, देखो ईआईए अधिसूचना 2006, ईआईए की एक अधिसूचना है 2006 की, इसके तहत पर्यावरणीय मंजूरी ली जाती है। और ये अधिसूचना किसके तहत जारी की गई है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 2006 का, आपको पता है। तो इसके तहत ये अधिसूचना जारी की गई थी और यहाँ से इसको है ना पर्यावरणीय मंजूरी ली जाती है, ये एक्ट के तहत ली जाती है, ये पहली बात है। और ये वाइल्ड लाइफ मंजूरी है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है, तो ये क्या है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, ठीक है, डब्ल्यूपीए है, प्रोटेक्शन एक्ट है सॉरी 1972 वाला, तो उसके द्वारा है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, पर्यावरणीय मंजूरी और वन्य जीव मंजूरी, ये दो चीजें आपने देख ली। फिर उसके बाद में ये विशेषज्ञ वाले जो ये देख लिए, इसके बाद में तो ये दो दो पॉइंट हो गए। उसके बाद में देखो जो समिति है तो वो किस तरीके से पता लगाएगी कि यहाँ पे मतलब कौन सी जगह पे आप प्रोजेक्ट लगा सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते हो। तो एक परिवेश पोर्टल करके एक पोर्टल है, तो वहाँ पे क्या है कि जीआईएस के माध्यम से, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से क्या होता है कि उसके अंदर पूरा डेटा वगैरह ऐसे फीड होता है कि कहाँ कहाँ पे जो संभावित क्षेत्र है या फिर बफर जोन है या फिर ऐसे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा पहुँचानी जरूरी है, तो वहाँ वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक परिवेश पोर्टल है, ठीक है। तो यहाँ से डेटा लिया जाता है और वो क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर आता है ये कि मतलब डिसीजन को सपोर्ट देने के लिए जो समिति है तो वो डिसीजन लेगी, तो वो इस आधार पे लेगी कि परिवेश पोर्टल है वहाँ पे वो डालेगी। फिर उसके बाद में ऑटोमेटेड एनालिसिस वगैरह किया जाएगा कि वहाँ पे वेटलैंड है या फिर कोस्टल रेगुलेशन लग रहा है, कौन सा एक्ट वगैरह लग रहा है, कहाँ कहाँ पे हमें ये कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो ऑटोमेटेड प्रोक्सिमिटी एनालिसिस किया जाता है उसके अंदर, ठीक है, कि मतलब ऑटोमेटिक तरीके से है ना कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, कि वहाँ से दूरी कितनी है, जैसे मतलब बफर जोन है तो वहाँ से उस रोड की दूरी कितनी है, ये सब है ना निकाला जाता है इसके द्वारा। तो उसके बाद में इनको मंजूरी वगैरह देने के लिए पहले ये सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है। परिवेश पोर्टल को आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में देखो वन्य जीव मंजूरी, जैसे मतलब राज्य है तो राज्य क्या है कि ये दो संस्थाएं होती हैं, मुख्य वन्य जीव वार्डन हो गया और राज्य वन्य जीव बोर्ड हो गया। यहाँ से है ना अपने प्रस्तावों को पहले मंजूरी देगा, पहले राज्य देगा, फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएंगी ये मंजूरियां। सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, उसकी स्थायी समिति है, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है राष्ट्रीय वन्यजीव, मतलब स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। तो इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी है, तो इसके पास में है ना ये जो मंजूरी वगैरह है करने के लिए यहाँ पे जाता है ये प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद में ये दे देता है, तो इसके बाद में है ना ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके तहत है ना उनको वन्य जीवों को मिलने वाली मजदूरी वगैरह ये सब देने का काम इनका है। तो वन्य जीव मंजूरी है उसके लिए ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब पर्यावरण मंजूरी है तो उसके लिए भी इको सेंसिटिव जोन है या नहीं है, तो इसके लिए क्या है कि 2025 से 26 ये 2 साल लगभग हुए हैं, 24-25 से लेके 25-26 तक, ये 1.5 साल का टाइम हो गया लगभग मेरे को लग रहा है, वैसे एक ही साल है ये, ठीक है, एक ही साल है सॉरी। तो ये क्या है कि 20 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही है ना पर्यावरण मंजूरी दी गई है, मतलब बहुत कम प्रोजेक्ट हैं उनको पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है, उसके बाद में ही ये चालू है। तो इतनी लंबी प्रोसेस होती है, इसके अंदर आपको मेन मेन चीज़ें ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं नोट्स के अंदर रटना नहीं है, लिखना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। पर ये क्या है कि यहाँ पे प्रीलिम्स से है ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे डाउट है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। और ये हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, यहाँ पे आप जाके बहुत सारे कोर्सेज हैं वो ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, डेमो लेक्चर हैं उसके अंदर, और आप देखो कि बहुत अच्छे अच्छे जो मेंटर्स हैं वो इसके अंदर हैं, कम से कम इंटरव्यू दिया हुआ है तो वो लोग इसके अंदर शामिल हैं, और उन्होंने अपने अपने जो मेंस के लिए या फिर सी सेट के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी अलग अलग कोर्स हैं, वो कंटेंट है, तो वो आपको मिल सकता है। और जैसे आपको यदि अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए एक कॉम्बो कोर्स बना रखा है हमने, और बहुत ही कम प्राइस के अंदर, मतलब 200 रुपए का एक सब्जेक्ट मान लो आप, 200-300 रुपए का, इतने ही है ना, इस तरीके से 4-5 सब्जेक्ट हैं जो मेंस के, तो वो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और कॉम्बो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो, और मेंटरशिप कोर्स है वो अलग से चल रहा है, यदि किसी को आंसर राइटिंग के अंदर दिक्कत आ रही है तो मेंटरशिप कोर्स है वो ज्वाइन कर सकता है, हिंदी लिटरेचर के लिए चल रहा है अभी, और उसके अलावा जो जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक और ऐसे के लिए ये मेंटरशिप कोर्स हैं वो चल रहे हैं। अब देखो अगला आर्टिकल हम चलते हैं, देखो ये है मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल।
मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है, तो इसके अंतर्गत सुरक्षा और क्षतिपूर्ति संबंधी बीमा उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। देखो ऐसे समझो कि मान लो आप एक जहाज के मालिक हो, और जहाज यदि आप ना एक जगह से मान लो इंडिया से लेके और इजराइल यदि जाना चाह रहे हो, या फिर आप मान लो कि यूएस जाना चाह रहे हो, और रास्ते के अंदर ऐसा होता है कि कोई दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई और आपका जहाज है वो बीच के अंदर आ गया, और यदि वो गिर गया है, तो उस टाइम पे क्या है कि मतलब उसके अंदर नुकसान होगा, ये इसकी भरपाई वगैरह करने के लिए आपको एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है। यदि आप इंश्योरेंस लोगे तो आपके जो माल है तो उसकी जो खराब होने की जो गारंटी है तो वो उस बीमाकर्ता कंपनी की हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे युद्ध वगैरह ऐसी परिस्थिति आती है ना, जो वॉर टाइम सिचुएशन है, जैसे अभी चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये बीमा कंपनियां अपने जो रेट है, प्रीमियम है, तो वो हाई कर देती हैं। तो प्रीमियम हाई होने से ये बहुत ज़्यादा समस्याएं इनके जहाज वाली कंपनी है तो इनके ऊपर आती है, और ये इंश्योरेंस वगैरह नहीं लेना चाहते फिर उसके बाद में, या फिर इस टाइम पे ट्रेड वगैरह भी ये ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि एक मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाया गया है। मतलब केंद्र सरकार है तो इन्होंने गारंटी ली है कि हम इंश्योरेंस कंपनियों के पीछे खड़े हैं, और हम अपने हिसाब से यदि आप ना इनको इंश्योरेंस वगैरह देते हो और उसके जो प्रीमियम है तो वो तो कम ही रखो आप, और यदि आप कोई ऐसे नुकसान वगैरह होता है तो पीछे हम ना भरपाई वगैरह करेंगे। तो एक इंश्योरेंस पूल टाइप में बनाया गया है क्षतिपूर्ति के लिए, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कंपनियों के लिए है, और इसके अंदर ये है कि 1.5 बिलियन डॉलर है। तो इतने तक का इंश्योरेंस पूल है, ये एक डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा देखो, ये संरक्षण और क्षतिपूर्ति, इसका नाम है संरक्षण और क्षतिपूर्ति, प्रोटेक्शन एंड इंटेमिनिटी P&I बीमा उत्पाद को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये किसने किया है, इसकी विकास करना किसने किया है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये इसने इसको विकसित किया है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये तीन चीजें मैंने बता दी लगभग, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, जैसे चालक दल हो गया, मालवाहक दायित्व वगैरह, प्रदूषण दायित्व है, ये जितनी भी दिक्कतें यदि जहाज के अंदर आती हैं, तो मलबे को हटाना, या थर्ड पार्टी है तो उसका भी है ना वो क्लेम वगैरह ले सकता है। तो ये दायित्व वगैरह सबसे है ना आपको सुरक्षा मिलेगी। 1.5 बिलियन डॉलर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और अभी क्या है कि जैसे ये इन चीज़ों को यदि इंप्लीमेंट अभी महीने भर पहले कर दिया गया था, महीने 2 महीने पहले की बात है, लेकिन अब देखो 35 से 40% की है ना इसके अंदर जो इस तरह की जो तुलना है प्रीमियम वगैरह है, तो ये 35 से 40% तक इस वजह से कम हुआ है। ये थोड़ा सा आप देख लेना बस, ठीक है। अब अगला आर्टिकल है, ये रियल एस्टेट रेरा एक्ट है। रेरा एक्ट के बारे में आप जानते हो कि यदि आपकी कोई आपने लैंड वगैरह तो आप यदि लेते हो तो खुद का घर बनाना पड़ता है। लेकिन यदि आप एक सोसाइटी वगैरह के अंदर ऐसे चाहते हो कि कोई बिल्डर्स वगैरह हैं तो वो अपने काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हो या अपना मकान वगैरह वहाँ पे बनवाना चाहते हो उन बिल्डर्स के द्वारा, तो क्या है कि उनको बिल्डर्स पहले पैसा खा जाते थे, उनके पास में कोई दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तीसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अपने प्रोजेक्ट का वो तीसरी जगह पैसा लगा देते थे। इसलिए क्या है कि रेरा एक्ट लेके आना पड़ा सरकार को 2016 के अंदर। तो रेरा एक्ट के बारे में शायद हम थोड़ा सा पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या है कि देखो वापस से थोड़ा सा रिवीजन के लिए है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, भूमि और उपनिवेशन, उपनिवेशन मतलब है कॉलोनाइजेशन, तो ये दोनों चीजें हैं वो राज्य के अंदर ही आती हैं, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। दूसरा आधार क्या है, ये देखो इसमें समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची है संसद की, तो इसकी कुछ लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट वगैरह आपको ध्यान में नहीं रखनी है, लेकिन क्या है कि इसके द्वारा क्या है कि जो ये रेरा एक्ट है तो सरकार ने बनाया है, और कि कुछ कुछ चीज़ों के अंदर सरकार है, केंद्र सरकार है, तो वो भागीदारी निभा सकती है, रेगुलेटिंग कर सकती है। तो उसके तहत सरकार ने समवर्ती सूची के अंदर कुछ था, तो उसके तहत ना इन्होंने बनाया है, इतना ही ध्यान रखना है। फिर मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट की जवाबदेही वगैरह करना, खरीदारों की रक्षा वगैरह करना, ये सारी चीजें हैं। अब देखो पहली बात तो है पंजीकरण करना जरूरी है। यदि कोई बिल्डर वगैरह अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वगैरह चलाना चाह रहा है तो उस टाइम पे आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा। नियामक प्राधिकरण है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि आपने उल्लंघन वगैरह किया है या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो 10% का जुर्माना लगेगा आपके। फिर उसके बाद में वित्तीय सुरक्षा, इसके लिए क्या है कि एक अलग खाता बनाना पड़ेगा आपको, और उसके अंदर 70% पैसा है तो उसके अंदर ही रखना पड़ेगा। उसको कहते हैं एस्क्रो खाता, हम पहले भी बात कर चुके हैं एस्क्रो खाता क्या होता है। तो 70% हिस्सा है वो अलग बैंक के अंदर रखना पड़ेगा और खाते में जमा कराना पड़ेगा, और पूर्ण पारदर्शिता के साथ में करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे बिल्डर बताएगा कि हर टाइम पे हम यहाँ खर्च किया है, इतना पैसा यहाँ खर्च किया है, तो सारा पारदर्शिता के तहत काम होगा। और त्वरित विवाद वगैरह ये है तो 60 दिनों के अंदर है ना विवाद निपटान यदि करना है तो 60 दिनों के अंदर किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह है तो ये बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद में जुर्माने की वसूली वगैरह, देखो भू राजस्व के बकाये हैं इस आधार पर किया जाएगा। जुर्माने की वसूली, मान लो कि बिल्डर्स है वो फेल हो जाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। और जुर्माना है तो वो क्या है भू राजस्व के तरीके से किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको उनकी जो लैंड है
तो उनको जो सरकार है, जो मतलब प्रशासन है, तो वो उनको अधिग्रहित कर सकता है, उनको एक्वायर कर सकता है। और यदि ऐसा ये नहीं किया जाता, मतलब इसको भू राजस्व के तौर पे नहीं किया जा सकता, तो केस वगैरह लंबे लंबे टाइम तक चलते हैं, आपको पता है। और इसमें क्या होगा कि जो डीएम है, तो डीएम के पास में कंट्रोल आ जाता है, और वो उसी टाइम पे उनको मतलब उनको कुर्की करना है, जब्ती करना है, नीलामी करना है, ये सारे काम वो कर सकते हैं। उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही वगैरह करनी है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भू राजस्व बकाये के तौर पे ना इसको नामित कर दिया गया है। अब केंद्रीय सलाहकार परिषद है, ये एक सीएसी वगैरह ये बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर जो सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है, तो उसके तहत ना ये बनाया गया है। और मिनिस्ट्री आपको देख लो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर है। तो इन्होंने, इनके जो मंत्री हैं, तो वो इसके अध्यक्ष होंगे सीएसी के। और ये केंद्रीकृत तरीके से निगरानी वगैरह करने का काम है ना, ये समिति करती है। ठीक है, और ये निगरानी करना, सलाह देना, ये सारे काम यही करेगी। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये छोटा सा आर्टिकल है, एक्वा पार्क का विकास है। देखो इंडिया के अंदर 12 एक्वा पार्क हैं, इनको विकसित करने की ना एक परियोजना वगैरह चल रही है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जो 5 साल के लिए चलाई गई थी, उसके तहत ये एक्वा पार्क वगैरह बनाए जाएंगे। 12 एक्वा पार्क बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? 90-10 है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट और जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए 90-10 होता है, 60-40 राज्य और केंद्र के लिए बीच में होता है। ठीक है, और उसके अलावा 100% जो यूटी वाले होते हैं उनके लिए होता है, ये आपको नॉर्मली पता ही रहता है। फिर उसके बाद में देखो इसके अंदर काम का क्या है, एफआईडीएफ का उपयोग, एक फंड बनाया गया है। ठीक है, तो फंड है, पहले से मौजूद है ये, तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास कोष है ये। तो इसके तहत क्या है कि जो निजी परियोजनाएं हैं उनको भी मंजूरी दी गई है, जिनके अंदर कोल्ड चेन वगैरह बनाना, ये सारी चीजें करना। तो ये एफआईडीएफ है, ये एक फंड है, इसको आपको ध्यान रखना है। और फिर एक बोर्ड है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है, तो ये नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा इसके अंदर। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। एनएफडीबी है, मतलब नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो गया। ये दो चीजें ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बंदरगाह वगैरह और उनका आधुनिकीकरण को मंजूरी दी गई। ये मतलब सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट वगैरह चलाती है, उसके बारे में है। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में ज्यादा तीव्र घूर्णन वगैरह करने के बारे में है। देखो आपको पता है कि सूर्य की काफी सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, जैसे ये इस तरीके से सूर्य होता है, हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये होता है फोटोस्फीयर, आपको पता है, जो हमें दिखता है, ये होता है फोटोस्फीयर। ठीक है, PHERE, हाँ। ठीक है, तो ये फोटोस्फीयर होता है। अब क्या है कि जैसे मान लो कि ऐसा कहा जाता है कि ये सूर्य देखो पृथ्वी की तरह एक हार्ड सरफेस तो है नहीं, मतलब सख्त सतह तो है नहीं, वहां पे क्या है, गैस का एक गुब्बारा टाइप में उस तरीके से है ये। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे यदि ऐसा कहा जाता है कि अभी ये साइंटिस्ट ने, इन्होंने जो परीक्षण वगैरह किया है, तो उसके अंदर बताया कि जिस तरीके से आप जैसे जैसे वायुमंडल के अंदर, सूर्य के वायुमंडल के अंदर ऊपर जाओगे, तो वैसे वैसे जो आपका गति है, जो घूमने की गति है, वो वैसे वैसे तेज होती जाएगी। हालांकि होता क्या है कि मान लो कि एक स्केट बोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा कि वो स्केट बोर्ड पे आइस आइस स्केटिंग वगैरह करते हैं, तो वो गोल गोल घूमते हैं। यदि वो ऐसे इस तरीके से यदि सावधान खड़े रहते हैं, तो वो तेज घूमते हैं, और उनको रुकना होता है तो हाथों को चौड़ा कर लेते हैं। चौड़ा करने से क्या होता है कि उनकी जो जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और उससे क्या है कि उनकी गति कम हो जाती है और वो रुक जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन इसके अंदर क्या है कि सूर्य के अंदर थोड़ा सा उल्टा सिस्टम हो रहा है, कि जिस तरीके से जैसे जैसे आप बाहर जाते हो, वैसे वैसे जो घूर्णन की गति है वो तेज होती जाती है। तो इसको क्या है, इसको कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो उस नियम के खिलाफ चल रहा है ये। ठीक है, तो ये कोणीय संवेग का नियम है, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो इसके खिलाफ ये चल रहा है। कि इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, वायुमंडल के अंदर दूर की तरफ जाओगे, तो वैसे वैसे घूमने की गति है, जो घूर्णन गति है, वो तेज होती है। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ में गति बढ़ती है। फिर उसके बाद में देखो घूर्णन की गति में थोड़ा सा ना सौर कलंक आता है। सौर कलंक का मतलब देखो, जिस टाइम पे सूर्य पे धब्बे वगैरह आते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, तो सौर कलंक जिस टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे क्या है कि घूर्णन की गति है थोड़ी कम हो जाती है। ये इस तरीके से इन्होंने कुछ आप देखते हो कि सूर्य के बारे में 4-5 के समथिंग हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं, और मैं बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे आती हैं वैसे वैसे समझाता रहता हूँ। तो इससे क्या है कि वो सेम ही है ना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करने के अंदर, या फिर आप देखते हो कि जो न्यूक्लियर घड़ियां हैं, तो उनके कोई साइबर सिक्योरिटी के अंदर नुकसान ना हो, या फिर उनको उन पर अलग तरीके से, मतलब आप देखते हो कि जो पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज वगैरह, यदि नाभिक के विखंडन क्रियाओं के अंदर बीच में आ जाती हैं, तो भी दिक्कत होने वाली है। तो ये सारी चीजें पृथ्वी पर प्रभाव है, तो इनकी अनुमान वगैरह ये सारी चीजें लगा सकेंगे, ये हम पहले देख चुके हैं। अलग अलग जो जितने भी सूर्य के आर्टिकल्स आए हैं, ये ही सेम ही आपको है ना महत्व मिला है। ठीक है, अब देखो अगला आर्टिकल है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक है।
तो ये देखो वंदे मातरम है तो उसको क्या है कि जनगण मन है तो उसी के आधार पे है ना, उसी की तुलना के साथ में उतनी ही जो प्रोटेक्शन वगैरह है वो दी जा रही है। तो उसके बारे में है। और अभी ये तो विधेयक ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि प्री के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक जो हम वंदे मातरम के बारे में शायद पहले एक आर्टिकल और आया था, पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ थी शायद जहाँ तक, तो वो हम कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन 1-2 चीज़ें इसके अंदर नहीं है। अब देखो पहले तो ये विधेयक है तो इसके बारे में नया है, तो ये तो था ही नहीं पहले। फिर राष्ट्रीय गौरव अपमान ये अधिनियम है 1971, इसकी धारा 3 के अंदर ना संशोधन किया जा रहा है। इसके अंदर क्या है, जनगण मन है, तो यदि आप उसके बीच में इंटरफेयर करते हो या फिर कुछ भी इस तरीके से उनको बाधा डालते हो, तो उस टाइम पे है ना ये एक्ट काम आता है। और उस टाइम पे जो जेल वगैरह किस तरीके से होती है वो नियम तो सेम ही है, लेकिन वंदे मातरम को भी ना इसके अंदर डाल दिया गया है, ये मानो आप। ठीक है, 1971 का एक्ट है ये, उसके तहत डाल दिया गया है। अब क्या है कि दायरे का विस्तार किया गया है। आपको पता है कि राष्ट्रगीत है, उसको राष्ट्रगान के साथ में राष्ट्रगीत को भी जोड़ दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के गायन को रोकता है या फिर गायन करता है, ये सब है ना वो अधिनियम के तहत दंडनीय होगा, ये सारी चीजें हो गई। फिर देखो इसके अंदर 3 साल तक का कारावास, 3 साल तक का जेल होगा, और जुर्माना या अथवा दोनों। ठीक है, ये मतलब एक बार यदि वो करता है तो उसके लिए प्रावधान है, या तो 3 साल का कारावास ले लो या जुर्माना ले लो, या फिर दोनों। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो बार बार ऐसा काम करता है तो कम से कम 1 साल की जेल तो आपको काटनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद में यदि आप बार बार रिपीटेड ऑफेंडर हो तो आपको ये काम ये कारावास करना ही पड़ेगा। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा है ना, आपको प्री के साथ साथ में इसको मेंस के तरीके से भी देखना है, और आप खुद से सोचना कि किस तरीके से, मतलब क्या क्या वंदे मातरम या फिर जनगण मन है तो इनके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों जो एंगल होते हैं तो उनको आपको देखना है, सोचना है, और उस पर आंसर राइटिंग वगैरह आपको मौका मिलता है कहीं आंसर लिखने का तो जरूर लिखना है इसके ऊपर। ठीक है। अब देखो संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो उन्होंने भी ऐसा कहा था कि ये दोनों बराबर के हैं, तो इस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है। हालांकि राष्ट्रगीत को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। देखो आपको कहा जाए कि ये सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित किया गया था, यदि आप ऐसे सोचते हो तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ आनंद मठ के अंदर इनको दिखाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यही फंसा सकता है कि देखो बंग दर्शन पत्रिका है 1875 के अंदर, उसके अंदर ये पहली बार प्रकाशित हुआ था। ये पीआईबी के अंदर डायरेक्टली दे रखा है और बॉक्स के अंदर बंद करके दे रखा है ये वाली चीजें, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखोगे। और यहीं से ही डायरेक्टली है ना क्वेश्चन उठाए जाते हैं। मैंने देखे हैं, मैं पहले भी नोट करता आया हूँ कि किस तरीके से पीआईबी से डायरेक्टली जो प्री के अंदर लाइनें उठाई जाती हैं वो ये वाली लाइनें ही होती हैं। अब देखो सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था, आपको पता है रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं या टैगोर हैं, तो उनके द्वारा गाया गया था। और यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन था 1896 के अंदर, उनके द्वारा गाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के अंदर है ना इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता गया था, और जैसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना सबसे ज्यादा उपयोग यही किया गया था। तो ये लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये छोटी छोटी चीजें वो आपको पता है, मेरा मोटिव ये था कि ये बंग दर्शन वाली पत्रिका वाला ये आपको बताना। ठीक है, और उसके अलावा जो एक्ट वाली चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, ये बाकी हम थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं। अब देखो अगला आर्टिकल है आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन पर राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड। ठीक है, जो आनुवंशिक संसाधन है उनके प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड वगैरह इस तरीके से बन रहा है, तो उसके बारे में आर्टिकल है। और देखो जैसे मतलब विकसित भारत के लिए जलवायु अनुकूलन के लिए खेती खेती किस तरीके से की जाए, या फिर ना आप देख लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए, या फिर जानवर मछलियां सूक्ष्म जीव, इनकी ना आनुवंशिक संसाधनों का एकीकृत तरीके से प्रबंधन करने के लिए सरकार ने एक समिति टाइप में या ऐसे मान लो कि बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, तो इसके बारे में है। ये छोटी सी न्यूज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि देखो 2011 के अंदर बना था ये। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, आर एस परोदा की अध्यक्षता में। और अब क्या है पुनर्गठन किया गया है 2026 के अंदर, इस टाइम पे भी अध्यक्ष यही है। इसका मतलब है कि ये बार बार इसका गठन किया जाता है, ये कोई परमानेंट बोर्ड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके काम क्या क्या होंगे, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के अंदर जैव विविधता है तो उसका किस तरीके से उपयोग में किया जाए, उसकी रणनीतियां वगैरह है ना उसकी सिफारिश करेगा ये। फिर जलवायु अनुकूलन खेती है तो उसके लिए जो मतलब क्लाइमेट के लिए अनुकूलन जो खेती है तो उसके लिए। ठीक है, और आनुवंशिक संसाधनों का समन्वित प्रबंधन करना, ये सारी चीजें होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे वगैरह है तो वो भी ये देखेगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा बोर्ड का आप थोड़ा सा ध्यान रखना बस, ये नाम की आपका देखा हुआ हो। अब देखो सिफारिशें वगैरह है, ये काम का नहीं है कि भाई हाँ ये एक काम की चीज है। राष्ट्रीय सुरक्षा जीन बैंक है, ये बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा, आईसीआर की शताब्दी समारोह होगा 2028-29 के अंदर, उस टाइम पे ना इसको राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा जीन बैंक। तो जीन बैंक है, अलग अलग टाइप के जो जीन्स होते हैं जो बीजों के हो गए, या फिर आप ऐसे मान लो जर्मोप्लाज्म होते हैं। जर्मोप्लाज्म का मतलब यही होता है कि जिनसे एक जीवित ऊतक टाइप में होते हैं, जिनसे पूरा पशु वगैरह या फिर कोई जानवर आपको गाय बनानी है, कोई राठी की या फिर गिर की, इस तरीके से गाय वगैरह बनाती है, तो एक जर्मोप्लाज्म लिया जाता है और उसको इस जीन बैंक के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जीन बैंक है, ये बनाया जाएगा। अब कानूनी ढांचा क्या है, देखो इसके लिए क्या है कि आपको पता है कि ये पीपीवी एफआरए
फार्मर राइट एक्ट है। तो इसके तहत क्या है कि मतलब इस तरीके से जैसे मतलब फार्मर्स को बीजों के लिए ना खुद का अधिकार वगैरह होता है, उसके लिए एक्ट है। तो उसी तरीके से पशु और मछली का जो आनुवंशिक संसाधन है, उनके लिए भी है ना किसानों को अधिकार दिया जाएगा कि आप भी है ना इसके अंदर एक्ट वगैरह ला के इस तरीके से कि आपको भी अधिकार दिए जाते हैं, किसानों को अधिकार दे दी जाएंगे बीजों की बजाय पशु मछली इनके आनुवंशिक संसाधनों को बचाने के लिए। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वगैरह कोई काम का नहीं है। जर्मोप्लाज्मा को मैंने बता दिया आपको, पारंपरिक किस्म है इनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं वो हमने देख ली हैं। वैसे क्या है इंपॉर्टेंट, वो पहला पेज था वो ज्यादा था। अब देखो राष्ट्रीय स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन मिशन है, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपको पता है कि राज्य का विषय है शहरी नियोजन, है ना, ये राज्य का विषय है। शहरी नियोजन है ये राज्य का विषय है। और केंद्र सरकार है तो वो क्या है कि थोड़ी थोड़ी भागीदारी वगैरह करती रहती है, जैसे मेट्रो परियोजनाएं हो गई या फिर कुछ इंटीग्रेटेड तरीके से। आपको पता है कि जो ट्रेन वगैरह मेट्रो रेल के अलावा जो इंटरसिटी ट्रेन टाइप में होती हैं ये सब हो गई, बुलेट ट्रेन वगैरह है, ये भी केंद्र सरकार वैसे चलाती है। लेकिन जो शहरों के अंदर मेट्रो परियोजनाएं होगी, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीतियां वगैरह ये है, फिर मेट्रो नीति है 2017। इस तरीके से क्या है कि सरकार, केंद्र सरकार दिशा निर्देश वगैरह देती रहती है। जो शहरी क्षेत्र है वैसे तो राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार भी थोड़ा थोड़ा करती रहती है। अब क्या है कि पीएम ई बस सेवा हो गई, पीएम ई ड्राइव होगी, ये सब भी है ना सरकार इनके अंदर केंद्रीय योजनाएं हैं इस तरीके से चला रही है कि राज्य भी अपने हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब एक है राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय सार्वजनिक स्मार्ट सार्वजनिक पहल मिशन है, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, इसको बनाया जाएगा, जिसमें क्या है कि एक राष्ट्र एक कार्ड होगा। मान लो कि आप मेट्रो से उतरे, ट्रेन से उतर के मेट्रो में बैठे, मेट्रो से उतर के बस के अंदर बैठे, और कहीं भी आप जाओ तो एक ही कार्ड हो, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर जाओ तो इस तरीके से एक ही कार्ड हो। तो उसके लिए एक परिवहन की एक परियोजना है जो डिजिटल तरीके से कार्ड वगैरह बनाया जाएगा। इसका क्या है इंटर ऑपरेटिवली कार्ड होगा। ये इंटर ऑपरेबल आपको समझते समझते ही हो, मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको, साइंस टेक के अंदर भी बता चुका हूं कि एक ही कार्ड है वो कई जगह काम कर सके इसके लिए। अब देखो नेशनल स्मार्ट, ये इंग्लिश के अंदर है। अब अंतर्जलीय सांस्कृतिक विरासत, अब देखो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनके बारे में बता रखा है कि जल के अंदर सांस्कृतिक विरासतें कौन कौन सी हैं, उनके बारे में कि उनका संरक्षण वगैरह किया जाएगा। तो अभी अभी क्या है कि देखो एक तो द्वारका है, द्वारका जी आपको पता है गुजरात के अंदर है, बेट द्वारका है। फिर महाबलीपुरम है, ये तमिलनाडु के अंदर है, ये भी आपको पता है, रथ मंदिर है यहाँ पे। फिर कराईकल है पुडुचेरी के अंदर। और उसके अलावा पूमपुहार तमिलनाडु के अंदर है, ये पोर्ट है, ठीक है। पूमपुहार ये तमिलनाडु के अंदर है। और उसके अलावा देखो द्वारका, बेट द्वारका ये हो गया। विजय दुर्ग है ये महाराष्ट्र के अंदर। जंजीरा, ये कुछ जो प्री के लिए फैक्ट हो सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है, उनके बारे में है। देखो आप बाकी चीजें आपको पता है, कराईकल वगैरह, कराईकल माहे ये पुडुचेरी के अंदर है, ये एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर एक विजय दुर्ग है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। जंजीरा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी चीजें आपको पता है, ये तीन चीजें आप लिख लेना, जो आपको नहीं आती हैं वो लिखना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो पीएम जनमन है, पीएम जनमन की स्थिति है, उसके बारे में आपको पता है कि 75 जो पीवीटीजी है, तो उनके जो अलग अलग तरीके से मतलब सब होलिस्टिक तरीके से विकास किया जाए उसके लिए स्कीम आई थी। और देखो इसके अंदर क्या है कि डायरेक्टली यहीं से है ना, यदि क्वेश्चन पूछेगा पीएम जनमन से, तो ये बार बार 3-4 आर्टिकल थे उनके अंदर सेम लाइन थी, यही लाइन। तो इसको आप थोड़ा देख लेना कि देखो लोकसभा के अंदर सवाल के अंदर बता रखा है, कुछ नहीं है, 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है ना निवास करने वाली 75 पीवीटीजीज हो गए। फिर उसके बाद में ये कब शुरू हुआ इसके बारे में बता रखा है। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना, पेयजल वगैरह, शिक्षा वगैरह, होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके लिए है ये स्कीम। अब देखो इसके अंदर एक चीज और थी, हाँ, इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 9 मंत्रालय हैं वो एक साथ में आएंगे, और उनके 11 उपाय हैं उनके माध्यम से। देखो ये वाले स्टेटमेंट है, ये डायरेक्टली बन सकते हैं, ये फैक्ट है, और मैं इसलिए इसको है ना लेके आया हूँ। और इसके अंदर देखो आगे भी है, वैसे पीएम जनमन है इसके बारे में तो हो ही गया। अब देखो जनजातियों के बारे में ना किस तरीके से संवैधानिक उनके प्रावधान वगैरह हैं, वो सारी चीजें हैं, तो दूसरे आर्टिकल के अंदर थी, मैंने इसी के अंदर डाल दिया इसको। अब देखो आर्टिकल 342 है, इसके तहत क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कोई किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करना है तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किसकी सलाह से, जो प्रशासक हैं या फिर राज्यपाल हैं उनकी सलाह से। और प्रशासक और राज्यपाल हैं तो वो किसके अनुमोदन से करेंगे, जो आरजीआई है, आरजीआई मतलब भारत के महापंजीयक हैं, फिर रजिस्ट्रार जनरल हो गए, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनकी सिफारिश से ये राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल फिर राज्यपाल या प्रशासक हो गए, और फिर उसके बाद में ये राष्ट्रपति तक जाती हैं सिफारिशें। और एक संसद है तो वो भी एक आदेश वगैरह है, तो ये संशोधन 1950 के अंदर है ना, इसके द्वारा ना इसके अंदर संशोधन किया जा सकता है। तो ये देखो ये एक्ट है, इसके द्वारा संसद भी इसके अंदर है ना शामिल वगैरह कर सकती है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर लोकुर समिति आई थी एक, ये इंपॉर्टेंट है।
1965 की लोकुर समिति थी, तो उसने बताया था कि जो जनजातियां हैं तो उनको मतलब एसटी के अंदर डालने के लिए ना कौन कौन से जो मापदंड है वो पूरे होने चाहिए। ये 5 मापदंड बता रखे हैं, ये आप ध्यान रखोगे। एक तो आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए, कि मतलब ये पुरानी जनजातियां हैं तो इनके संकेत होने चाहिए, कि खुद की भाषा वगैरह ये सारी चीजें आदिम जाति के ये लक्षण होते हैं। फिर विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए इनकी। फिर भौगोलिक अलगाव, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि वो शहरों के अंदर ही रह रही हैं। फिर आम समुदाय के साथ घुलने मिलने में ना वो संकोच करें, और सामाजिक और आर्थिक रूप से वो पिछड़ी हों। ये 5 उन्होंने बताए थे, किसने? लोकुर समिति ने। यदि आपको पूछा जाए लोकुर समिति से किससे रिलेटेड है, और ये ऐसे पूछा जाए कि लोकुर समिति की सिफारिशें क्या है, या फिर आप जनजाति के अंदर ये डालना चाहते हो, तो कहीं भी ये काम में ले सकते हो। ठीक है, लोकुर समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब देखो यूटीज के अंदर किस किस तरीके से होता है। देखो आपको पता है कि चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पे है ना जनजातियां नहीं है, तो ये एक्ट वगैरह यहाँ पे कोई भी लागू नहीं होता है। और मतलब इनको चेंज करने के लिए, मतलब जैसे इनको यूटी के अंदर या फिर कहीं भी है ना राज्यों के अंदर राजनीतिक संस्थाएं हैं, तो उनको क्या है कि पंजीकरण वगैरह कराने के लिए क्या होता है, विधानसभाओं के अंदर उनकी जो सीट वगैरह आरक्षित की जाती है, सॉरी, तो राज्य क्षेत्र के अधिनियम है ये, राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963, परिसीमन अधिनियम 2002, इसके तहत ना इनकी सीटों का आरक्षण किया जाता है। सीटों के आरक्षण के बारे में है। फिर उसके बाद में प्रशासनिक सेवा है। देखो 7.5% है ना, पूरे इंडिया के अंदर 7.5% है ये इनकी प्रशासनिक सेवा है। फिर अनुसूचित जातियों के लिए प्रमुख कल्याणकारी अभियान कौन कौन से है? देखो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हो गया, फिर एक पीएम जनमन है, वो हम देख ही चुके हैं। फिर उसके बाद में शिक्षा के लिए देखो एकलव्य आदर्श विद्यालय हो गए, ईएमआरएस कहते हैं जिसको, या फिर है ना अलग अलग टाइप की छात्रवृत्तियां वगैरह होती हैं, वो हो गई। फिर उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 275 है, तो ये क्या कहता है? उनको सहायता अनुदान देने के लिए कहता है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या कौन कौन सी स्कीम हो गई, वो आप देख सकते हो। तो ऐसे करके जनजातियों के बारे में हमने एक अलग तरीके से देखा है, कि पीएम जनमन है वो है, और फिर उसके बाद में बहुत सारी जो स्कीम वगैरह हो सकती हैं, या फिर जनजातीय को किस तरीके से उनको मिल सकता है, कि उनको रिकॉग्निशन है तो वो जनजातियों के अंदर किस तरीके से मिल सकता है उसके लिए। अब देखो अल्निनो के बारे में ना थोड़ा सा एक बता रखा था, मेरे को ऐसे लगा कि अभी क्या है कि बहुत सारी जगह आपने है ना सुपर अल्निनो नाम सुना होगा, सुपर अल्निनो नाम का ये सुना होगा। और आपको पूछ लिया जाए कि सुपर अल्निनो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, या स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। तो सरकार ने खुद ने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इन्होंने क्लियर किया है कि ये कोई आधिकारिक रूप से परिभाषित श्रेणी नहीं है। न तो हम करते हैं, न ही डब्ल्यूएमओ करता है, न पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करता है, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये भी नहीं करता है, कि ये सुपर एलिनो नाम की कोई नाम चीज ही नहीं है। एलिनो को हम 3 टाइप में बांटते हैं, ये इन्होंने कहा है, कि तीव्रता के आधार पे ना कमजोर, 4 टाइप में, सॉरी, कमजोर, मध्यम, मजबूत और बहुत मजबूत, इस तरीके से इसको विभाजित किया जाता है। ये बस 4 टाइप हो सकते हैं इनके। तो आपको कहीं भी लिखना हो या फिर मेंस के अंदर भी लिखना हो, तो आप ये 4 टाइप में ना ये डायरेक्टली लिखोगे। ठीक है, और यदि आपको पूछा जाता है तो फिर वैसे कर ही लोगे। ठीक है, तो आज ये 2 क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। मैं साइड में हट जाता हूँ। अच्छा, ये पेज खाली रह गया क्या? ये है, और ये एक मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सीधा मंडे को मिलेंगे, और 2 दिन का एक दिन में कर लेंगे, फिर अगले दिन 2 दिन एक दिन कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, या कम हुए आर्टिकल तो फिर साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, आप टेंशन मत लिया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं मंडे को।